वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर्स स्टार्ट कर चुके हैं वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू के बारे में जाने थे कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। मतलब 4 प्रकार का होता है, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। उसका ओरिजिन के बारे में भी जाने थे कि एपिथेलियल टिश्यू का मेनली ओरिजिन जो होता है वो इक्टोडर्म से होता है और मेसोडर्म और इंडोडर्म से भी ओरिजिन होता है, लेकिन इक्टोडर्म का मेनली ओरिजिन जो है वो इक्टोडर्म से होता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्म था, मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्म था, और उसके बाद जो चौथा टिश्यू था वो था कौन था? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या था? तो उसका ओरिजिन इक्टोडर्म था। ओके। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कंप्लीटली जानेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे, मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे, न्यूरल टिश्यू के बारे में जानेंगे। इसमें एक एक करके पूरे टिश्यू के बारे में पूरी अच्छी तरह से नॉलेज हम लोग ले लेंगे। तो आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, और प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एपिथेलियम ईपी मीन्स होता है एबव और थेलियम मीन्स होता है ग्रोथ है। दिस मीन्स एबव ग्रोथ है। ईपी मीन्स एबव होता है, आउटर होता है, निप्पल होता है। दिस मीन्स आउटर ग्रोथ है। ओके। एपिथेलियम मीन्स तो एपिथेलियल टिश्यू का ग्रोथ जो होता है क्या होता है? आउटर ग्रोथ होता है। बॉडी में देखा जाए तो उसका स्किन जो है ऊपर जो का लेयर है एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू जो टर्म जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये टर्म रूइश नाम का एक साइंटिस्ट है। रूइश नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एपिथेलियल टिश्यू टर्म को दिया है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जनरल फीचर के बारे में कि आखिर एपिथेलियल टिश्यू का जनरल फीचर क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू में फास्ट सेल डिवीजन होता है। सो हीलिंग और रीजनरेशन बिकम्स फास्ट। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में अगर कोई डैमेज होता है तो उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी फास्ट होता है, इसलिए वो जल्दी ही रीजनरेशन करके हीलिंग हो जाता है। ओके। और एपिथेलियल टिश्यू को कई बार तो हमने कहते भी देखा है, एपिथेलियल टिश्यू कहता भी है कि आई ऑलवेज वांट अ बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर डिवीजन। दिस मीन्स एपिथेलियम टिश्यू के डिवीजन के लिए ऑलवेज एक बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए बिलो एपिथेलियल सेल दैट प्रोवाइड सॉलिड सरफेस। ओके। एपिथेलियल टिश्यू अगर डिवाइड करना चाहता है तो उसके लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए। नाइदर एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड जैसा बिहेव करता है और उस पर जो सेल होता है एपिथेलियल सेल वो डिवाइड करता है। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सॉलिड सरफेस पर डिवाइड करता है, वो लिक्विड में डिवाइड नहीं करता। ठीक है। अब हम आपको इनकोरेज प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। इनकोरेज प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए इनकोरेज प्रॉपर्टी कहता है कि एपिथेलियल सेल और डिवाइडिंग एनिमल सेल्स डिमांड और सॉलिड सरफेस। ओके। एपिथेलियल सेल्स और डिवाइडिंग एनिमल सेल्स डिमांड a solid surface on which they rest and divide called Encourage property. Epithelial cells does not divide in fluid medium. हम अभी बताए थे आपको कि एपिथेलियल टिश्यू कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डिवाइड करें तो हमको एक सॉलिड सरफेस दीजिए। अगर आप मुझे सॉलिड सरफेस नहीं देते तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। एपिथेलियल टिश्यू तो खुलकर कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डिवाइड करें तो हमको एक एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन दीजिए, सॉलिड सरफेस दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि हम मीडियम में, लिक्विड मीडियम में डिवाइड कर जाए, ये नहीं हो सकता। मुझे रेस्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए मुझे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दीजिए, सॉलिड सरफेस दीजिए, तभी मैं डिवाइड कर पाऊंगा। ये एपिथेलियल टिश्यू कहता है और खुलकर कहता है, विदाउट डरते हुए कहता है, क्योंकि उसका एक एटीट्यूड है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो बस सॉलिड सरफेस पर ही करेंगे। ठीक है। उसके बारे में आगे हम बताते हैं कि सेल्स जो होता है एपिथेलियल टिश्यू की जो भी सेल्स हैं
वो टाइटली पैक्ड होता है विथ नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं, जो भी टिश्यूज होते हैं, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर वो गलती से स्पेस उनके बीच तो नहीं के बराबर ही होता है, लेकिन अगर हो भी गया तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उनके बीच होता है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बिकम्स अवास्कुलर होता है। अवास्कुलर दिस मीन्स कि उसमें ब्लड वेसल नहीं पाया जाता। अवास्कुलर, ए अ में जानते हैं क्या होता है? ए मीन्स आप जानते हैं ना कि ए मीन्स नॉट होता है, तो अवास्कुलर दिस मीन्स वास्कुलर नहीं होता है। दिस मीन्स उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता। एंड एब्सेंट ऑफ नर्व्स, उसमें नर्व्स भी नहीं पाया जाता। दिस मीन्स कि उसमें सेंसेशन भी नहीं होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू बिकम्स अवास्कुलर एंड एब्सेंट ऑफ नर्व्स। अवास्कुलर के माने कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाएगा, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, और एब्सेंट ऑफ नर्व्स दिस मीन्स कि सेंसेशन ही नहीं होगा, ओके। उसके आगे हम आपको बता दें कि एक अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट फॉर नरिशमेंट टू एपिथेलियम। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर एक एपिथेलियल टिश्यू होता है जो डिवाइड करेगा कहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सॉलिड सरफेस है, उसी पे एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड करेगा। और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो किस लिए होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूरिशमेंट मिले, इसलिए उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसके सहारे फूड जो है, न्यूरिशमेंट जो है एपिथेलियल टिश्यू को मिल पाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू फॉर द न्यूरिशमेंट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ओके। उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि एपिथेलियल सेल्स में बी with evagination this means cytoplasmic projection। एग्जाम्पल में हम आपको बता दें माइक्रोविलाई, काइनोसिलिया, एस्ट्रियोसिलिया। देखिए काइनोसिलिया मीन्स, काइनो मीन्स होता है मूवमेंट, दिस मीन्स सिलिया में मूवमेंट होगा। एस्ट्रियोसिलिया, एस्ट्रियो मीन्स होता है सॉलिड, उस सिलिया में मूवमेंट तो नहीं होगा, वो सॉलिड सिलिया होगा, ओके। तो उसे हम लोग स्ट्रियोसिलिया कहते हैं। काइनोसिलिया, जिस सिलिया में मूवमेंट हो उसे काइनोसिलिया कहते हैं। और एक माइक्रोविलाई होता है, ठीक है। सिलिया मीन्स क्या आप समझते हैं? सिलिया मीन्स हेयर, ओके। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन प्रेजेंट फॉर डिफरेंट फंक्शन। दिस मीन्स एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शंस पाया जाता है फॉर डिफरेंट फंक्शन। देखिए हर जगह एक्सेप्शन पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू कहता है कि अगर आप हमको सॉलिड सरफेस देंगे तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। दिस मीन्स हम डिवाइड करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर हम रेस्ट भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। लेकिन स्ट्रिया वास्कुलरिस और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये दो एक्सेप्शन है। आप जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू अवास्कुलर होता है। एपिथेलियल टिश्यू अवास्कुलर होता है, दिस मीन्स कि उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता, ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। जानते हैं उसी एपिथेलियल टिश्यू में आप ये भी जानते हैं कि नर्व्स एब्सेंट होता है, दिस मीन्स उसमें सेंसेशन नहीं होगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस है। देखिए आप स्ट्रिया वास्कुलरिस जो है एक वास्कुलर एपिथेलियम होता है जो कि इंटरनल ईयर में पाया जाता है। अब जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू अवास्कुलर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है,
स्ट्रिया वास्कुलरिस जो इंटरनल ईयर में पाया जाता है वो वास्कुलर होता है। एक एक्सेप्शन बता दिए। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता और हाईली स्ट्रेचेबल होता है। आप कह रहे थे कि इपिथेलियल टिश्यू विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए। यहां पर देखिए, अब ये भी कह रहे थे कि इपिथेलियल टिश्यू अवास्कुलर होता है, लेकिन स्ट्रिया वास्कुलरिस तो वास्कुलर होता है। इसमें ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, सभी जगह एक्सेप्शन पाए जाते हैं। स्ट्रिया वास्कुलरी जो वास्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता और हाईली स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक्सेप्शन क्या है? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। अवास्कुलर इपिथेलियल टिश्यू होता है, उसका एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रिया वास्कुलर जो वास्कुलर होता है, ठीक है। इतना जान गए। आगे हम आपको बता दें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में अभी आप जाने कि इपिथेलियल टिश्यू डिवाइड करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन खोजती है। एक्सेप्शन है ट्रांजिशनल इपिथेलियम और इपिथेलियल टिश्यू अवास्कुलर होता है, एक्सेप्शन है स्ट्रिया वास्कुलरिस। ओके, अब देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपको बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में है, उसके ऊपर जो है इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जिस पर रेस्ट करता है, डिवाइड करता है, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि इपिथेलियल टिश्यू को न्यूरिशमेंट प्रदान करती है, डोनेट करती है। ओके, अब देखिए इवैजिनेशन एक टर्म क्या होता है। देखिए इवैजिनेशन जो है वो आउटवर्ड फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनली सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट। दिस मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटवर्ड फोल्ड हो जाना इवैजिनेशन कहलाता है, और उसी को इंटरनली जो सपोर्ट करता है वो माइक्रोट्यूबुल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम बताएंगे आपको फीचर्स, ठीक है। फीचर्स के बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे किस चीज़ के, तो इवैजिनेशन का फीचर्स कैसा होता है। ये जो अभी हम आपको बताएं माइक्रो ट्यूबल्स, काइनोसिलिया, स्टीरियोसिलिया, ओके, माइक्रोविलाई, आखिर ये सब का फीचर्स क्या है, अभी इस सब के बारे में हम लोग बताएंगे। किसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, हम आपको बता देंगे। जैसे कि फीचर्स माइक्रोविलाई आप जानते हैं, काइनोसिलिया, स्टीरियोसिलिया जानते हैं। इसका शेप जो होता है, माइक्रोविलाई का शेप अगर आप जानना चाहते हैं तो फिंगर लाइक होता है, स्मॉलेस्ट होता है। अगर काइनोसिलिया का आप शेप जानना चाहते हैं तो हेयर लाइक होता है, मीडियम विथ टैपर्ड एंड होता है। स्टीरियोसिलिया भी का शेप साइज भी हेयर लाइक होता है, लॉन्गेस्ट होता है, विथ फ्लैट एंड होता है, ठीक है। इंटरनली सपोर्टेड की अगर बात करें तो अभी हम आपको बताए हैं कि माइक्रोविलाई जो है इंटरनली सपोर्टेड होता है बाय माइक्रोफिलामेंट, और काइनोसिलिया बाय माइक्रोट्यूबुल्स, और स्टीरियोसिलिया जो इंटरनली सपोर्टेड होता है वो माइक्रोफिलामेंट से इंटरनली सपोर्टेड होता है। उसके बाद बेसल बॉडी और बेसल ग्रेनुस अगर की बात करें तो माइक्रोविलाई में बेसल बॉडी, बेसल ग्रेनुस जो है नहीं पाया जाता, काइनोसिलिया में प्रेजेंट होता है एट बेस, और स्टीरियोसिलिया में जो है एब्सेंट होता है। देखिए माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, काइनोसिलिया का फंक्शन क्या है, स्टीरियोसिलिया का फंक्शन क्या है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी देखिए कि माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होगा। तो माइक्रोविलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। काइनोसिलिया आप जानते हैं, काइनो मीन्स मूवमेंट होता है, सिलिया मीन्स हियर, दिस मीन्स प्रोपेलिंग ऑफ मटेरियल। काइनोसिलिया का काम होता है मटेरियल को प्रोपेलिंग करना, प्रोपेल करना, धकेलना। ओके, स्टीरियोसिलिया, स्टीरियो जो सॉलिड होता है, ओके, तो ये नॉट
स्टीरियोसिलिया जो है, आप जान गए कि काइनोसिलिया का काम होता है प्रोपेलिंग ऑफ मटेरियल, लेकिन स्टीरियोसिलिया जो है ए नॉट फिक्स्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेंसिंग। इसका काइनोसिलिया का वर्क जो है ना फिक्स नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए भी होता है और सेंसिंग के लिए भी होता है। आप जान गए कि माइक्रोविलाई किस लिए होता है, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। काइनोसिलिया क्या काम है, तो प्रोपेलिंग ऑफ मटेरियल्स, और स्टीरियोसिलिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेंसिंग। ओके, काइनोसिलिया फॉर स्टीरियोसिलिया फॉर सेंसिंग एंड एब्जॉर्प्शन, काइनोसिलिया फॉर प्रोपेलिंग ऑफ मटेरियल। देखिए माइक्रोविलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोविलाई जो हो प्रेजेंट होता है वो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है इन इंटेस्टाइन में, नेफ्रॉन में। काइनोसिलिया जो है इन काइनोसिलिएटेड एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, उसी में मटेरियल को प्रोपेल करना होता है। फैलोपियन ट्यूब में ओवम को प्रोपेल करना होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्म को प्रोपेल करना होता है। तो काइनोसिलिया जो है आपको फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब में भी काइनोसिलिया प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। स्टीरियोसिलिया जो है इन स्टीरियोटेट एपिथेलियम में पाया जाता है, जैसे एपिडाइडिमिस हो गया, इंटरनल ईयर हो गया, इसमें जो है स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट होता है। आगे से हम लोग बहुत सारे जंक्शंस जो होते हैं, इस जंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जैसे कि टाइट जंक्शंस हो गया, गैप जंक्शंस हो गया, इस सब जंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके।